हेलो बच्चों, मैं शिवम सर। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे सारे, और इन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी हमारी बातें होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो पिछला हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसमें हमने भी 2 वीडियोज कंप्लीट कर लिए थे, और उसमें हमने ये सीख लिया था कि हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें भी चीजें हमारी आगे कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें बोला गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो हमारा मून है वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो साउंड से रिलेटेड होते हैं हमारे। तो पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन हमारे और बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि चंद्रमा पर जो हमारा वायुमंडल नहीं है, हम सबको पता है, ठीक है। तो हमारा जो कोई भी हमारा जो मून पर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई भी हमारा सैटेलाइट हो या प्लेनेट हो वहां पर हमारा एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा, ये बात डिसाइड होती है हमारी 2 चीजों से। एक तो हमारा वहां के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, और दूसरा हमारा स्केप वेलोसिटी से, ठीक है। हम सबको पता है जो आरएमएस पर होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मतलब ई स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा, पलायन वेग, इसको हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है। और इसको वर्गमाध्य मूल वेग, जो वीआरएस होगा वो हमारा होगा वर्गमाध्य मूल वेग, ठीक है। और जो स्केप वेलोसिटी होगा वो होगा पलायन वेग। तो हमारा कोई भी प्लैनेट्स हो उस पर हमारा जो है वायुमंडल होगा कि नहीं होगा, वो ये 2 बातें डिसाइड करती है, तो वर्गमाध्य मूल वेग और पलायन वेग, ठीक है। अब देखो जो हमारा वायुमंडल है वो उन्हीं ग्रहों पर होगा जहां का जो हमारा पलायन वेग है वो गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। भाई किसी भी हमारा जो प्लैनेट्स है या सैटेलाइट है उसका जो पलायन वेग है वहां की गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर हमारा वर्गमाध्य मूल वेग पलायन वेग से ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर कहीं पर भी हमारी गैसों का जो वर्गमाध्य मूल है वो पलायन वेग से ज्यादा हो गया तो उस ग्रह पर हमारा वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है। हम फिर से रिपीट करते हैं कि किसी भी ग्रह पर अगर हमारा जो है वायुमंडल होना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो वहां का पलायन वेग है उस ग्रह का वो ज्यादा होना चाहिए गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से, ठीक है। अगर हमारा जो है उसका पलायन वेग जो है हमारा कम है और वर्गमाध्य मूल वेग ज्यादा हो गया गैसों का, तो हमारा उस ग्रह पर हमारा वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि चंद्रमा का जो स्केप वेलोसिटी है वो अप्रॉक्स 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और वहां का जो हमारा गैसों का पलायन वर्गमाध्य मूल वेग वो बहुत ज्यादा है इससे, ठीक है। तो हमारा वहां पर जो मून है हमारा उस पर जो हमारा वर्गमाध्य मूल वेग है वो स्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, इसलिए हमारा वहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि हमारा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहां का जो गैसों की वर्गमाध्य मूल वेग है वो वहां के पलायन वेग से, ठीक है, काफी ज्यादा है। क्योंकि हमें पता है चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो ये 2 ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि चंद्रमा पर कितना पलायन वेग होता है, तो हम याद रखेंगे कि चंद्रमा का जो पलायन वेग का मान होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो जो कि हमारा गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से बहुत कम है, इसलिए वहां पर हमारा वायुमंडल नहीं है। अगर हम वहीं पर बात करें अर्थ की, तो हमें पता है कि अर्थ का जो पलायन वेग होता है हमारा वो होता है अप्रोक्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। जो अर्थ का हमारा जो पलायन वेग है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि हमारा गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से ज्यादा है, ठीक है। अब गैसों जो पलायन वेग है वो गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमारा जो है पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल है, ठीक है। तो आपको मतलब ये डिसाइड करना है कि गैसों का अगर पलायन वेग हमारा ज्यादा होगा तो ही हमारा वहां पर वायुमंडल ज्यादा होगा। अगर हमारा वर्गमाध्य मूल वेग ज्यादा हो गया तो वायुमंडल नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि चंद्रमा पर पलायन वेग नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा कि गैसों का जो वर्गमाध्य मूल वेग है वो पलायन वेग से ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे और भी क्वेश्चंस हमारे कुछ यहीं से बनते हैं इस टाइप के कि चंद्रमा पर हमारा वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो अगर चंद्रमा पर 2 लोग बात करते हैं, अगर चंद्रमा पर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, क्या उन्हें दूसरे की कभी आवाज सुनाई देंगी? तो उन व्यक्तियों को कभी दूसरे की आवाजें सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब चंद्रमा पर हमारा कोई वायुमंडल नहीं है तो वहां पर हमारी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रमा पर क्या हमारी ध्वनि चल सकती है, तो हम याद रखें चंद्रमा पर हमारी ध्वनि जो है नहीं चल सकती, और वहां पर 2 लोग अगर बात करेंगे एक दूसरे कभी आवाजें सुनाई नहीं देंगी। ये एग्जाम में हमारा जो है फोर्स या नेवी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर चंद्रमा पर कभी कोई विस्फोट होता है उसकी आवाज कभी पृथ्वी पर आएगी क्या? तो उसकी आवाज कभी पृथ्वी पर
नहीं आएगी, क्योंकि हमारा वहां पर जो है विस्फोट होगा तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी। अब चूंकि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम चाहिए और मीडियम वहां पर कोई है नहीं, तो उसकी हमारी जो है आवाज कभी भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो इस बात से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया कि हमारा कठोर स्प्रिंग और का दोलन काल नरम स्प्रिंग की तुलना में क्या होगा। ठीक है, एक स्प्रिंग हमारा कठोर है और एक स्प्रिंग हमारा नरम है, तो जो हमारा दोलन काल होगा वो किस स्प्रिंग का ज्यादा होगा, कठोर वाले का ज्यादा होगा कि नरम वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें देखो ध्यान से पता होना चाहिए पहले तो कि स्प्रिंग का दोलन काल जो है, यहाँ पर क्या वर्ड उन्होंने यूज किया है, दोलन काल। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारा स्प्रिंग उसका दोलन काल कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग सब लोग कि स्प्रिंग होता है उसका दोलन काल को इंग्लिश बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड, या इसको आवर्तकाल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो दोलन काल है हमारा उसको आवर्तकाल भी कहते हैं और इंग्लिश में टाइम ऑफ पीरियड। तो टाइम ऑफ पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो T = 2 पाई अंडररूट m अपॉन k। ठीक है, जहां पर m हमारा क्या है, द्रव्यमान है, 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो स्प्रिंग का जो कहीं ना कहीं T का मान है, आवर्तकाल का मान है हमारा, टाइम ऑफ पीरियड की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है k पर। ठीक है, k क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा जो है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो k है हमारा, वो डिपेंड करता है स्प्रिंग की प्रकृति पर। ठीक है, जो k हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है हमारा स्प्रिंग के नेचर पर, क्योंकि हम सबको पता है कि स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे तो उसमें हमारा ऑक्सीलेशन होता है। अब अगर हमारा स्प्रिंग बहुत टाइट होगा, कठोर होगा, कठोर का मतलब किससे, हमारा टाइट से, और हमारा जो है नरम का मतलब किससे, नरम का मतलब हमारा होता है वो स्मूथ से। ठीक है, नरम का मतलब किससे, स्मूथनेस से। तो जो कठोर स्प्रिंग होगा उसका हमारा जो k होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा, और नरम स्प्रिंग होते हैं उसके लिए हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसको भी याद रखना है कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, बट स्प्रिंग नियतांक कहते हैं k को, तो स्प्रिंग नियतांक है हमारा कैसे स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगा, कठोर स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगा कि नरम स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगा। तो आप ध्यान रखोगे कि कठोर स्प्रिंग के लिए हमारा k का मान ज्यादा होगा और नरम स्प्रिंग के लिए k का मान कम होगा। ठीक है, अब जरा हम ध्यान से देखें तो आवर्त जो t है हमारा, वो हमारा k के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी k का मान जब ज्यादा होगा तो t का मान कम होगा, और जब k का मान कम होगा तो t का मान ज्यादा होगा। और हम ये बात समझ चुके हैं कि जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, k का मान हमारा है, वो कठोर स्प्रिंग के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, और नरम स्प्रिंग के लिए क्या होगा, कम होगा। तो अगर k का मान कठोर स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगा तो उसके लिए t का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नरम स्प्रिंग के लिए k का मान हमारा क्या है, कम है, तो उसके लिए t का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में दूसरे में कैसे है, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब दोनों ही हमारे दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनके लिए जो k का मान हमारा होगा वो कठोर के लिए ज्यादा होगा, तो उसके लिए हमारा आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा था कठोर स्प्रिंग का जो दोलन काल है हमारा नरम की तुलना में क्या होगा, तो हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे, कम होगा। ठीक है, आप याद रखोगे कि जो कठोर स्प्रिंग है हमारा, उसका दोलन काल हमेशा नरम स्प्रिंग की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रीजन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर फिर से किसी को डाउट है तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको और अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्गन पाइप से क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आते हैं। आर्गन पाइप के बारे में हम सारी बातें आपको वीडियो डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, कि आर्गन पाइप हमारा क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है आर्गन पाइप का कि टेम्परेचर बढ़ाने पर खुले पाइप की मूल आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा कि जो खुला आर्गन पाइप होता है उसकी जो मूल आवृत्ति हमारी होती है वो होती है n = आवृत्ति का फॉर्मूला जो खुला आर्गन पाइप उसके लिए होता है n = v/2n। ठीक है, और बंद आर्गन पाइप होता है उसकी मूल आवृत्ति होती है n = v/4n। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमारा दोनों के लिए लागू है, चाहे हमारा खुला आर्गन पाइप हो और चाहे हमारा बंद आर्गन पाइप हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दोनों बातों में कंडीशन में फॉलो होगा। यहाँ पे हमारा खुला आर्गन पाइप लिखा था, अगर वहीं पे हमारा बंद आर्गन पाइप भी लिखा होता तब भी हमारी वो बात फॉलो होती। ठीक है, क्यों, उसको हम समझते हैं जरा। तो हम देखते हैं खुला आर्गन पाइप उसकी मूल आवृत्ति v/4 है और बंद आर्गन पाइप होता है उसकी आवृत्ति v/4 होती है। ठीक है, तो जो हमारी आवृत्ति है वो ध्वनि के वेग के समानुपाती होगी। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी स्पीड में, या हमारा जो आर्गन पाइप होते हैं इसमें हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अप्रगामी तरंग। ठीक है, अप्रगामी अनडेड तरंग। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा कि जो हमारे ऑर्गन पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं हमारी, उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो याद रखेंगे उसमें हमारी होती है अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें। अप्रगामी तरंगों को इसमें बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, और अनुदैर्घ्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे हम उसको, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आपको।
तो हम क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हम जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो खुला पाइप है या बंद भी होगा, दोनों के लागू है, तो उसकी हमारी पाइप की फ्रीक्वेंसी पर, जो मूल आवृत्ति उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने भी देखा कि जो n का मान हमारा है वो b जो है, जो आवृत्ति हमारी है वो डिपेंड करती है वेग पर, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि जो हमारा ध्वनि का वेग होता है वो हमारा ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग होता है हमारा, वो माध्यम के ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। जब मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसमें साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि आवृत्ति हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर खुला आर्गन पाइप भी हो सकता है और बंद आर्गन पाइप भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति दोनों केसों में v के समानुपाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, जब ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा हमारा तो उसकी आवृत्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी मूल आवृत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं बेटा, ठीक है। अगर इनमें जरा से भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे बोला है कि यदि एक तारे के ताप को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो आपतित होने वाला जो हमारा प्रकाश उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, यदि एक तारे के ताप को दोगुना कर दिया जाए तब हमारा आपतित प्रकाश की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते भी हैं। तो देखो यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा की बात की है, किसकी बात की है, प्रकाश की ऊर्जा की, और ताप को कितना गुना किया गया हमारा, 2 गुना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है वो स्टीफन के सिद्धांत पर बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा किस पर बेस्ड है, स्टीफन के सिद्धांत पर, ऊष्मागतिकी है, ठीक है। अब जो हमारा स्टीफन का सिद्धांत हमारा उसमें ये बताया गया था कि जब भी हमारा कोई पदार्थ है उस पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। जब भी हमारा कोई पदार्थ है उस पर या कोई तारे से हमारा प्रकाश आ रहा है, जब वो किसी से उससे उत्सर्जित हुआ होगा तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता होती है ताप के चतुर्घात के समानुपाती होती है, ठीक है। जो हमारी इमिट होने वाली एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। आपको याद रखना है हमारा कि स्टीफन का नियम, तो स्टीफन का नियम हमारा जो है वो ये है, ठीक है। ये ऊर्जा और टेम्परेचर रिलेशन को बताता है कि हमारा कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उससे जो हमारी आने वाला जो प्रकाश होगा, या प्रकाश क्या ऊर्जा है, जो हमारा लाइट है वो क्या है, ऊर्जा है। तो आने वाली जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो टेम्परेचर की 4 पावर के समानुपाती होगी, ठीक है। अब चूंकि ताप को कितने गुना किया है हमने, 2 गुना, ठीक है। जब ताप को 2 गुना किया तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। भाई यहाँ पे आप रखोगे तो E प्रोपोर्शनल हमारा T की पावर 4 है, T के प्लेस में 2 रखोगे 2 की घात 4 हो जाएगा, और 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 की घात 4 का मान क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो उसका जो हमारा ऊर्जा वो कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमारा जो इसका आंसर होगा 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो कंपैरिजन से भी कर लो, ठीक है। अगर हम बात करें पहले तीव्रता E1 थी, बाद में E2 हो गई, तो E1 बटे E2, T की पावर 4 है ना, तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर 4, ठीक है। जो E1 अपॉन E2 है हमारा, वो T1 अपॉन T2 की पावर 4 हो जाएगा। अब पहले मान ली तीव्रता E1 थी, बाद में क्या हो गई, पहले एनर्जी मान ली E1 थी, बाद में E2 हो गई, तो टेम्परेचर कितना गुना हो गया हमारा, 2 गुना। तो पहले मान लिया हमने 2 था, बाद में क्या हो गया, पहले मान लिया T था, बाद में 2T हो गया, बात वहीं से निकल के आ जाएगी, ठीक है। T से D कट गया, 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 जो होता है वो 16 हो जाएगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 16 ही, ठीक है। तो ध्यान रखोगे हमेशा कि जो हमारी ऊर्जा हो जाएगी वो कितने गुना हो जाएगी, उसकी 16 गुना, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, स्टीफन के लॉ से बेस्ड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं नेवी में। क्वेश्चन बोला है कि जो धात्विक तार होते हैं हमारे, ठीक है, मेटल मतलब धातु सतह का मतलब क्या है कि हमारे कुछ उपकरण घरों में ऐसे होते जमीन को टच करते हैं, ठीक है, जमीन को टच करने वाले उपकरण, जैसे प्रेस हुआ हमारा, ठीक है, प्रेस हुआ हमारा, वॉशिंग मशीन हुआ, और भी हमारे बहुत सारे हैं। तो जो हमारे धात्विक उपकरण होते हैं, उपकरण, ठीक है, वो 3 पिन लगे होते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो स्विच होता है वो 3 प्लग का होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में जितने भी हमारे जो अर्थ को टच करने वाले उपकरण होते हैं उनमें 3 प्लग का होता है, ठीक है। तो बोला गया कि अगर तीसरे पिन को हटा दिया जाए, किसको बोला गया है कि तीसरा पिन है उसको हटा दिया जाए, तो हमारा उसके धारा का करंट, उसकी करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि 3 प्लग वाले हमारे जो भी हमारे उपकरण होते हैं घरों में जिनके में 3 प्लग लगा होता है, जो तीसरा वाला प्लग होता है उसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो हमारा धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो जरा कि तीसरा प्लग जो हमारा होता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। अच्छा पहले तो ये समझ लो कि धात्विक तारों में, धात्विक जो सतह वाले में उपकरण नहीं लगा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पंखा दिया तो पंखा जो हमारा होता है, ठीक है, सीलिंग फैन,
तो वो हमेशा आपका 2 प्लग नहीं आएगा, कभी आपने 3 प्लग का नहीं देखा होगा, ठीक है। भाई आप कितना ही महंगा से महंगा पंखा लेना, उसमें हमारा 2 प्लग का ही स्विच होगा, या आप वहीं पे आप प्रेस खरीदना कभी भी, तो प्रेस में हमारा क्या होगा, 3 प्लग का होगा हमेशा, ठीक है। अगर प्रेस आप लोगे तो प्रेस में जो हमारा स्विच होगा वो 3 प्लग का होगा। क्यों? क्योंकि प्रेस हमारा जमीन को टच करती है, ठीक है, वो हमारा जमीन को टच नहीं करता, जमीन को टच करने वाले उपकरण में होगा, ठीक है। तो उनमें ऐसा क्यों होता है? तो देखो जो भी हमारे उनमें प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। जो तीसरा पिन का जो हमारा होता है ये जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, जब अगर हमारा वो, ठीक है, तीसरा वायर है हमारा, उसकी स्थिति में क्या होता है कि ऐसे कभी ज्यादा लाइट आ जाए, अगर करंट हमारी ज्यादा आ जाए, तो तीसरा हमारा अर्थिंग के लिए है, ठीक है, जिससे वो अपनी ज्यादा करंट को अर्थ को दे दे, और हमारा वो खराब होने से क्या हो जाए, बच जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जमीन को टच कर रहा है वही तो अर्थिंग दे पाएंगे। अब पंखा हमारा ऊपर लगा है, वो कभी अर्थिंग दे पाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो जमीन को सतह करने वाले होंगे हमारे, उनके साथ होता है, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन हुआ उसमें 3 प्लग का होगा, ठीक है, प्रेस हुआ उसमें 3 प्लग का होगा, कूलर में अक्सर 3 प्लग का लगा होता है। तो तीसरा वाला जो वायर हमारा होता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, अगर हम उसको हटा दें धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि धारा के मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, धारा के मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तीसरा वाला वायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होगा, ठीक है, जिससे कि ज्यादा करंट आने की स्थिति में जो हमारी जो करंट है वो अर्थिंग दे दे और अर्थ को हमारा दे दे, जिससे हमारा वो जलने से या खराब होने से बच जाए, ठीक है। तो तीसरे वाले जो पिन है हमारा, उस पर उसका जो धारा के मान पर या धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है। भाई जो हमारे नेवी के एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स में तब भी हमारे कुछ न्यूमेरिकल से छोटे-छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर जो नेवी का एग्जाम होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, और उनमें ऑप्शन भी इस टाइप के दिए होते हैं कि हमने कभी सुने नहीं होते हैं, या ऐसा लगता है पता नहीं कोई नया वर्ड आ गया उसको सुना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी तरंग प्रकाश की गति के बराबर चलेगी, ठीक है, क्या बोला, प्रकाश के बराबर वेग से, ठीक है। ऐसी कौन सी तरंगें हमारी प्रकाश के वेग बराबर वेग चलती हैं? तो प्रकाश के वेग के बराबर तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, क्योंकि प्रकाश एक हमारी क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जितने भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सारी की सारी हमारी जो लाइट की स्पीड के बराबर वेग से चलती है। अब अगर हम जरा ध्यान से देखें ऑप्शन, तो पहला हमारा बीटा किरण, ठीक है। तो जो बीटा किरण हमारी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारा कोई वो एनर्जी के फॉर्म में चलती है, ठीक है। जो बीटा किरण होता है उसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ये जो अल्फा बीटा गामा किरण है हमारी है, ये नाभिकीय क्रिया से, रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, ये अल्फा बीटा किरण रेडियो एक्टिविटी में नाभिकीय क्रिया से निकलती हैं। तो इनमें से अल्फा होता है उसका वेग सबसे कम होता है, प्रकाश के वेग का 1/10वां हिस्सा, ठीक है, यानी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई प्रकाश का वेग हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब इसका अगर 1/10, तो जो बीटा किरणों का वेग होता है हमारा वो प्रकाश के वेग से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिनमें जो हमारा अल्फा बीटा गामा 3 होती है, तो जो गामा होती है उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, बाकी इन दोनों का प्रकाश के वेग से कम होगा। जब क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी तरंगें प्रकाश की गति के से संचलित होती है, यानी प्रकाश के बराबर वेग से चलती हैं, तो जो बीटा किरण का प्रकाश के वेग से कम होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ध्वनि के बारे में सबको पता, ध्वनि का जो वेग होता है हमारा वो लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जो साउंड की स्पीड हमारी होती है, ठीक है, वो हमारी कितनी 332 मीटर पर सेकंड होती है एयर में, ठीक है। अगर हमसे लिक्विड्स में पूछे तब भी हमारी 1600 के आसपास होती है। जो हमारे द्रव होते हैं उनमें भी ध्वनि का वेग होता है लगभग 1600 के आसपास होता है, और ठोसों में ध्वनि का वेग ज्यादा होता है, वो भी कितना होता है, लगभग 5000 मीटर पर सेकंड होता है, जो कि हमारा जो प्रकाश के वेग से बहुत कम है। जबकि क्वेश्चन बोला है कौन सी तरंग प्रकाश के बराबर वेग से चलती है, तो यहाँ पर हमारा ध्वनि तरंग भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा प्रघाती तरंग, ठीक है। तो प्रघाती तरंगें हमारी कैसी तरंग है, ये स्पेस तरंगें होते हैं, ठीक है, और इनकी भी जो हमारी स्पीड होती है साउंड की स्पीड से कम होती है। वहीं पर जो हमारी उष्णता लहर है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो उष्णता लहर का मतलब ऊष्मा से है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। जो उष्णता लहर है, तो जो उष्णता लहर का जो मतलब है हमारा किससे है, ऊष्मा से, ठीक है। और ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। और जो हमारा प्रकाश आता है वो ऊष्मा की फॉर्म में तो आता है, भाई हमारा सूर्य की जो ऊर्जा है वो प्रकाश के फॉर्म में आती है, वो हमारी किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है, और वो हमारे प्रकाश के बराबर वेग से आती है, ठीक है। इस वजह से हमारा इसका आंसर क्या होगा, उष्णता लहर, ठीक है। उष्णता लहर का मतलब ऊष्मा से, इस वजह से हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नीचे वाला हमारा है, इसमें बोला गया पृथ्वी के वायुमंडल में वैद्युत चालकता हमारी ऊंचाई के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अर्थ पर हाइट पर जाते हैं, ठीक है, अगर हम पृथ्वी पर और अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर जो हमारी जो चालकता है, कंडक्टिविटी,
तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी या घटेगी या परिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहो तो एक फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन कर लो, ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूले से ना करके अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि हम बात करें, जो हम सबको पता है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर होता है लगातार कम होता जाता है। ठीक है, अगर हम अर्थ से हाइट पर जाते हैं तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने से उसका जो टेम्परेचर हमारा होता है वो कम होता जाता है, और टेम्परेचर हमारा जब कम हो जाएगा तो जो हमारा चालकता वर्ड है, जो चालकता कहने की प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, चालकता जो वर्ड है किससे जुड़ा हुआ है हमारा, प्रतिरोध से। ठीक है, किससे जुड़ा है हमारा, प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो रेसिस्टेंस से। ठीक है, तो चालकता वर्ड हमारा रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और हम सबको पता है कि जो हमारे पदार्थ चालक होते हैं उनका जो हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटने पर रेसिस्टेंस घटता है। जो पदार्थ होते हैं उनका जो हमारा रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है और टेम्परेचर घटने पर घटता है। अब अगर अर्थ से ऊपर जाने पर हमारा उनका टेम्परेचर अगर जो है घट जाएगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और रेसिस्टेंस हमारा जो है वो अगर घटेगा तो हमारी चालकता होती है वो प्रतिरोध के विपरीतमानुपाती होती है। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस है वो हमारा करंट का विरोध करता है, अपोज करता है, और कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारी कंडक्टेंस को बताती है। तो चालकता और प्रतिरोध आपस में दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध घट जाएगा तो हमारी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये सातों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपको डाउट होगा आप उनसे ठीक है पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो उसको हम और अच्छे से अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।